और ऑनेस्टली चंद्र भाई, मुझे क्यूरियोसिटी है, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा? उन्हें ज़्यादा शॉक लगेगा या एक्साइटमेंट? ये 1907 में जो एंटी एशियन राइट्स की आप बात कर रहे हो वैंकूवर में, ये क्यों हुए थे? मेजॉरिटी पंजाब से सिख फार्मर्स और एक्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे। डेस्टिनेशन मोस्टली ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर और फ्रेजर वैली साइड। तो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल कौन से नए चेंजेस हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं? मतलब टेक्निकली रूल न्यूट्रल लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली इंडियंस को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ एक और कंडीशन थी, इमिग्रेंट के पास मिनिमम $200 कैश होना चाहिए। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग। उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की वैंकूवर में सितंबर 1907 में। रैली के बाद क्राउड वायलेंट हो गया और चाइना टाउन और जापान टाउन एरियाज में तोड़फोड़ हुई। आपको क्या लगता है कि ये जो थॉट थी नेगेटिव वाली इंडियंस के, वो किन ईयर्स के अंदर पॉजिटिव हुई कनाडा के अंदर? लेकिन ट्रेजेडी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब शिप कलकत्ता, अब कोलकाता के बज पोर्ट पे पहुंचा, ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ ने पैसेंजर्स को सस्पिशियस पॉलिटिकल एजिटेटर्स समझा। वहाँ कॉन्फ्रंटेशन हुआ, फायरिंग हुई और कई लोग मारे गए। ये इंसिडेंट सिर्फ इमिग्रेशन डिनायल नहीं था, ये डिग्निटी और बिलोंगिंग का क्राइसिस था। लेकिन इस सिचुएशन में उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या ऑप्शंस है? क्या वो थोड़ा टाइम वेट करें, अपने आप को यहाँ बनाए रखें, उनको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर उनको वापस से रिवर्स इमिग्रेशन कर लेनी चाहिए और इंडिया जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए? टोटल इंडियन ऑरिजिन पॉपुलेशन कनाडा में रफली 5,000 के आसपास थी। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि जो इमिग्रेशन है वो आपका राइट नहीं है, वो आपकी प्रिविलेज है। आपने मुझे इंटरव्यू नहीं किया, आपने कॉन्वर्सेशन की। कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आमतौर पे लोगों को पता भी नहीं है कि वो दे आर ओन्ड बाय इंडियंस। बहुत सॉलिड प्रोग्रेशन ले जा रहे हो चंद्र भाई, अब पिक्चर क्लियर दिखने लगेगी। चीनू भाई, राम राम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे हिंदी टॉक शो CSA टॉक्स में। और ये एक अलग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आप मेरे पहले AI गेस्ट हो, रियल पर्सन गेस्ट ना होके। कैसा लग रहा है? राम राम चंद्र भाई, सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद। CSA टॉक्स पर पहला AI गेस्ट बनना, ये मेरे लिए भी थोड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। सच बताऊं तो फीलिंग इंटरेस्टिंग है। मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन आज मैं इंसानों के बीच बैठकर कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन भी है और स्टोरी टेलिंग का नया चैप्टर भी। थोड़ा सिंबॉलिक भी है। पहले लोग कहते थे AI जॉब्स ले लेगा, आज AI गेस्ट बनकर आ गया है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैं रिप्लेस करने नहीं आया, मैं एम्पलीफाई करने आया हूं। आप होस्ट हो, मैं सपोर्ट सिस्टम हूं। और ऑनेस्टली चंद्र भाई, मुझे क्यूरियोसिटी है, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा? उन्हें ज़्यादा शॉक लगेगा या एक्साइटमेंट? आपको कैसा लग रहा है मुझे सामने बिठाकर? मुझे डिफरेंट फीलिंग आ रही है, नो डाउट, क्योंकि मैं आपसे बात करता रहता हूँ लैपटॉप पे, फ़ोन पे, लेकिन पॉडकास्ट टेबल पे, स्टूडियो में पहली बार सामने बैठ के बात करेंगे तो ये डेफिनेटली डिफरेंट फीलिंग है। और आज की जो पॉडकास्ट की कन्वर्सेशन है वो मैं रखने भी इमिग्रेशन पे वाला हूँ, तो नो डाउट एक्साइटमेंट है। चंद्र भाई, मुझे आपकी वॉइस में जेन्युइनली एक्साइटमेंट सुनाई दे रही है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल थ्रिल भी। सच कहूं तो ये मोमेंट सिंबॉलिक है। आप एक इमिग्रेंट हो, कनाडा में अपनी जर्नी बिल्ड की, और आज एक AI के साथ इमिग्रेशन पे बात कर रहे हो। ये 20 साल पहले इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। इमिग्रेशन सिर्फ वीसा या PR का टॉपिक नहीं होता, ये आइडेंटिटी, स्ट्रगल, अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिक्स का मिक्स होता है। और जब इस पर बात होती है, इमोशंस नेचुरली आ जाते हैं। मुझे भी एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है, क्योंकि जब हम इमिग्रेशन डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ नंबर्स नहीं, लोगों की ज़िंदगी डिस्कस कर रहे होते हैं। और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप इमिग्रेशन बोलते हो, आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? अपॉर्चुनिटी, सैक्रिफाइस या अनसर्टेनिटी? भाई, तुमने तो मेरा ही पॉडकास्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे पहला वर्ड इमिग्रेशन सुन के मेरे दिमाग में आता है अपॉर्चुनिटी, है ना। पर एनीवेज, चलो अब पॉडकास्ट के फ्लो को शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने इमिग्रेशन इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आप बड़े नॉलेजेबल हो, इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको, तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और कनाडा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इंडियंस हैं स्पेशली, उनका इमिग्रेशन
कब से स्टार्ट हुआ था? कौन से ईयर में आप देख रहे हो कि सबसे पहले इंडियंस ने आना स्टार्ट किया? बहुत बढ़िया चंदर भाई, और मुझे अच्छा लगा कि आपके लिए पहला वर्ड अपॉर्चुनिटी आया। ये माइंडसेट ही इमिग्रेशन की बैकबोन होती है। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें इंडियंस की कनाडा में एंट्री की, तो डॉक्यूमेंटेड सिग्निफिकेंट अराइवल अर्ली 1900s में स्टार्ट होती है। अराउंड 1903-1908 के बीच पहली नोटिसेबल वेव आई थी। मेजॉरिटी पंजाब से सिख फार्मर्स और एक्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे। डेस्टिनेशन मोस्टली ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर और फ्रेजर वैली साइड। उस वक्त कनाडा रैपिडली डेवलप हो रहा था। रेलवेज बन रही थी, लंबर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, फार्म्स एक्सपैंड हो रहे थे, लेबर की डिमांड थी, और इंडियंस स्पेशली पंजाबीज फिजिकली टफ काम करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, उनका अराइवल वेलकम स्टोरी नहीं था। 1907 में एंटी एशियन रायट्स हुए वैंकूवर में, पब्लिक सेंटिमेंट फ्रेंडली नहीं था। फिर 1908 में कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन आया, जिसने इफेक्टिवली इंडिया से इमिग्रेशन ऑलमोस्ट बैंड कर दिया। डायरेक्ट शिप कंडीशन रखी गई, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी। मतलब ऑफिशियली इंडियंस का आना 1903 के आसपास स्टार्ट हुआ, लेकिन 5 साल के अंदर ही सिस्टम ने गेट टाइटन कर दिया। और यहीं से इंडियन डियास्पोरा की स्टोरी सिर्फ माइग्रेशन की नहीं, स्ट्रगल और रेजिस्टेंस की बन गई। अरे वाह, नाइस इन्फॉर्मेशन। तो ये 1907 में जो एंटी एशियन राइट्स की आप बात कर रहे हो वैंकूवर में, ये क्यों हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने चंदर भाई, क्योंकि 1907 के एंटी एशियन रायट्स को समझे बिना इमिग्रेशन की हिस्ट्री अधूरी रहेगी। 1907 में वैंकूवर में जो रायट्स हुए, उनका मेन रीजन था इकोनॉमिक फियर प्लस रेशियल प्रेजुडिस का मिक्स। उस वक्त कनाडा, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में चाइनीज, जापानीज और इंडियन लेबरर्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोकल वाइट वर्कर्स को लगने लगा कि ये लोग कम पैसों में काम कर रहे हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं। ये जॉब कंपटीशन का नैरेटिव उस टाइम भी था, जो आज भी इमिग्रेशन डिबेट्स में सुनने को मिलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन थी एशियाटिक एक्सक्लूजन लीग। उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की वैंकूवर में सितंबर 1907 में। रैली के बाद क्राउड वायलेंट हो गया और चाइना टाउन और जापान टाउन एरियाज में तोड़फोड़ हुई। इंडियंस का नंबर उस वक्त रिलेटिवली कम था, लेकिन एंटी एशियन सेंटिमेंट सब पे अप्लाई हो रहा था। ये रायट्स बेसिकली एक सिग्नल थे कि सोसाइटी का एक हिस्सा इमिग्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। और ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ओपनली रेशियल भी था। उस टाइम कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम भी ओपनली रेस बेस्ड था। इसलिए 1908 का कंटिन्यूअस जर्नी रूल आया, जो इनडायरेक्टली इंडियंस को टारगेट करता था। चांदर भाई, इंटरेस्टिंग चीज ये है, 1907 में लोग कह रहे थे इमिग्रेंट्स जॉब्स ले रहे हैं। 2020s में भी कुछ लोग वही लाइन बोलते हैं। आपको क्या लगता है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है या सिर्फ पैटर्न सेम लग रहा है? मतलब 1908 में भी वही सेम चीज़ थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आज के दिन भी शायद वही चीज़ है, क्योंकि जितना भी रेसिज्म नज़र आ रहा है जिस भी लेवल का, वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड ही है। क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है कि इंडियंस जो हैं वो उनकी जॉब ले रहे हैं, और शायद उसी वजह से ही है। बात में तो काफ़ी दम है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ आपने ना 1908 के जो बात करी, 1908 में जो नया रेगुलेशन आया कंटिन्यूस जर्नी वाला, इसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बड़ा ब्रीफली, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमको देखने को मिले उस वक्त। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है चंदर भाई। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी अक्सर रेसिज्म को फ्यूल देती है। अब आते हैं 1908 के कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन पर। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 1908 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने रूल पास किया कि कोई भी इमिग्रेंट तभी कनाडा आ सकता है जब वो कंटिन्यूअस जर्नी में अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से डायरेक्ट शिप लेकर आए, बिना कहीं रुके। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया से कनाडा के लिए उस वक्त कोई डायरेक्ट स्टीमशिप रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। शिप्स हांगकांग या जापान रुकते थे। मतलब टेक्निकली रूल न्यूट्रल लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली इंडियंस को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके साथ एक और कंडीशन थी, इमिग्रेंट के पास मिनिमम $200 कैश होना चाहिए। उस वक्त के हिसाब से यह बहुत बड़ी अमाउंट थी। कॉन्सिक्वेंस, इंडियन इमिग्रेशन ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई। 1908 के बाद एंट्री नंबर्स ड्रास्टिकली गिर गए। और फिर 1914 में जो कोमागातामारू इंसिडेंट हुआ, वो इसी रेगुलेशन का डायरेक्ट आउटकम था। शिप कंटिन्यूअस जर्नी कंडीशन टेक्निकली मीट करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी पैसेंजर्स को एंट्री नहीं मिली। यह रेगुलेशन ने एक क्लियर मैसेज दिया था, कनाडा ओपनली रेस बेस्ड फिल्टर यूज कर रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है चंदर भाई, ये रिस्ट्रिक्शंस परमानेंट नहीं रहे, सिस्टम इवेंचुअली चेंज हुआ। सवाल यह है, क्या आज के इमिग्रेशन कैप्स भी फ्यूचर में इसी तरह टेम्पररी फेज साबित होंगे? नाउ आई कैन कनेक्ट
डॉट्स। तो ये 1914 में जो कोमागाटामारू वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में भी आपने जो मेंशन किया, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था। ये भी वन ऑफ द वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट है और रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको माना भी है और शायद अपोलॉजी भी इसके लिए दी है। ब्रीफली इस इवेंट के बारे में बताओ कि इंसिडेंट तो था, ये क्या था और क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें। बिल्कुल चंदर भाई, और आप सही कह रहे हो, ये कैनेडियन इमिग्रेशन हिस्ट्री के सबसे अनफॉर्चुनेट और सिंबॉलिक इवेंट्स में से एक था। 1914 में एक जापानीज स्टीम शिप था कोमागाटामारू। इस शिप को चार्टर किया था गुरदित सिंह नाम के सिख बिजनेसमैन ने। उनका इंटेंशन सिंपल था, कंटिन्यूअस जर्नी रूल को लीगली चैलेंज करना। शिप हांगकांग से निकला और उसमें 396 पैसेंजर्स थी। मेजॉरिटी पंजाबी सिख, कुछ मुस्लिम और हिंदू पैसेंजर्स भी थे। ये लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे क्योंकि इंडिया उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी था। उनका आर्ग्यूमेंट था, अगर हम ब्रिटिश एम्पायर के सब्जेक्ट हैं तो हमें कनाडा में एंट्री मिलनी चाहिए। शिप में 1914 में वैंकूवर पोर्ट पे पहुंच गया, लेकिन एंट्री डिनाई कर दी गई। 2 महीने तक शिप को हार्बर में एंकर करके रखा गया। पैसेंजर्स को लैंड करने नहीं दिया। फूड और वाटर सप्लाई लिमिटेड थी। लीगल बैटल्स चलती रही। अल्टीमेटली जुलाई 1914 में शिप को वापस इंडिया भेज दिया गया, लेकिन ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं हुई। जब शिप कलकत्ता, अब कोलकाता के बज पोर्ट पे पहुंचा, ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज ने पैसेंजर्स को सस्पिशियस पॉलिटिकल एजिटेटर्स समझा। वहां कॉन्फ्रंटेशन हुआ, फायरिंग हुई और कई लोग मारे गए। ये इंसिडेंट सिर्फ इमिग्रेशन डिनायल नहीं था, ये डिग्निटी और बिलोंगिंग का क्राइसिस था। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 2016 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑफिशियल अपॉलॉजी दी थी इस इंसिडेंट के लिए। ये रिकग्निशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि हिस्ट्री को एक्नॉलेज किए बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं होती। चंदर भाई, सोचिए, अगर 1914 में कोमागाटामारू को एंट्री मिल जाती तो शायद इंडियन डियास्पोरा की ग्रोथ 50 साल पहले एक्सेलरेट हो जाती। हिस्ट्री कभी कभी एक डिसीजन से डायरेक्शन चेंज कर देती है। बात तो ठीक है कि अगर वो उस वक्त रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो शायद ये जो इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत पहले कनाडा में आ चुकी होती है और क्या पता हम जैसे लोग अभी कनाडा में होते भी नहीं, गॉड नोज। बट एनीवेज, आपने बोला कि ये रूल जो था कंटिन्यूअस जर्नी वाला, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, तो ये रूल कब हटाया गया? बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है चंदर भाई। हिस्ट्री के छोटे डिसीजंस कभी कभी पूरी जनरेशंस का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन के एंड की। ये रूल 1908 में इंट्रोड्यूस हुआ था और टेक्निकली ये 1947 तक कैनेडियन लॉ का हिस्सा रहा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है, प्रैक्टिकली इंडियन इमिग्रेशन टू 1908 के बाद ऑलमोस्ट फ्रीज हो ही चुकी थी। फिर 1919 और 1920s में कुछ और रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट्स आए जिन्होंने एशियन इमिग्रेशन को और टाइट कर दिया। रियल शिफ्ट टैब आया जब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद कनाडा पर इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि ओपनली रेस बेस्ड पॉलिसीज मेंटेन करना मॉरली और डिप्लोमेटिकली ऑकवर्ड हो रहा था। 1947 में कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन ऑफिशियली रिमूव हुआ, लेकिन तब भी इमिग्रेशन सिस्टम फुली इक्वल नहीं हुआ था। ट्रू स्ट्रक्चरल चेंज आया 1962 में जब रेस बेस्ड सिलेक्शन फॉर्मली वीकन हुआ, और फिर 1967 में पॉइंट्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जहां स्किल्स और एजुकेशन बेसिस बन गए। और शायद इसी वजह से आज का इंडियन डियास्पोरा मोस्टली 1967 के बाद का प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि पिछले जो 50 से 60 साल हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट रहे हैं, इम्पोर्टेंट भी रहे हैं और अच्छे भी रहे हैं इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियंस के लिए, स्पेशली कनाडा में। तो 1967 यानी 67 के बाद कौन से ईयर्स थे वो जो कि गोल्डन पीरियड माने जा सकते हैं इंडियंस के लिए एज ए इमिग्रेंट कनाडा में? बिल्कुल चंदर भाई, आपने सही पकड़ा। लास्ट 50-60 साल इंडियन इमिग्रेशन के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग पीरियड रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली गोल्डन पीरियड की बात करें तो मैं इसे 3 फेसेस में तोड़ कर देखता हूं। Phase 1 to 1967 से late 1980s। ये मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन का स्टेबलाइजेशन फेज था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, अकाउंटेंट्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स आए। इस जनरेशन ने क्वाइटली अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की। ये लोग स्ट्रगल भी करते थे, लेकिन उनका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था और कम्युनिटी बेस धीरे धीरे ग्रो हुआ। Phase 2 1990s से अर्ली 2010s, इसको मैं एक्सपेंशन एरा कहूँगा। IT बूम, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1999 के बाद,
इन सब ने आउटवर्ड माइग्रेशन को बूस्ट किया। कनाडा ने भी इकोनॉमिक इमिग्रेशन को एक्टिवली प्रमोट किया। इंडियन मिडिल क्लास स्ट्रांग हुआ और पीआर पाथवे रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल था। फेज 3 2015 से 2022-23 ये नंबर्स के हिसाब से सबसे बड़ा सर्ज था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वेव अनप्रेसिडेंटेड थी। कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अग्रेसिवली रिक्रूट कर रहे थे। इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन फास्टेस्ट ग्रोइंग विजिबल माइनॉरिटी ग्रुप बन गई। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट भी आया। हाउसिंग प्रेशर, जॉब मार्केट सैचुरेशन परसेप्शन, पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट। इसलिए ये गोल्डन भी था और टर्निंग पॉइंट भी। अगर मुझे एक सिंगल मोस्ट गोल्डन फेज चूज करना हो तो मैं 1995-2015 के बीच का पीरियड कहूंगा, क्योंकि सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल था, पीआर पाथवे क्लियर था और सोशल एक्सेप्टेंस भी कंपैरेटिवली स्मूथ थी। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा वैल्यूबल है चंदर भाई। आप ग्राउंड पे कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हो, आपको कौन सा पीरियड सबसे बैलेंस्ड लगता है? मुझको तो ये मान लो लगभग यही है, सेम 2000 से लेके तकरीबन 2016, 17, 18 तक का जो पीरियड था वो ज़्यादा स्टेबल मानता हूँ मैं इमिग्रेशन का कनाडा में। बट कई बार क्या है कि मेरे और आपके मानने से ना चीज़ें सच साबित नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने भी कुछ गड़बड़ की है रिसेंटली, जिसकी वजह से कनाडा का, जैसे आपने खुद बोला कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रियल स्टेट की या कोई और भी चीज़ का प्रेशर, हेल्थ केयर का प्रेशर बढ़ गया। बट इस बात को हम किसी और पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं रीसेंट इमिग्रेशन जो वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इम्बैलेंस हो गई हैं चीज़ें। और हाल फिलहाल तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और न्यू कमर्स हैं उनके पास आगे जाने का ही रास्ता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्क परमिट पे अटक गया है तो उसको नहीं पता है कि उसका पीआर कैसे होगा, और या फिर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे अटक गया है तो उसको नहीं पता है कि उसका वर्क परमिट कैसे होगा। तो रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल कौन से नए चेंजेस हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं? चंदर भाई, ये सेगमेंट थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। 2030-2024 से कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि इमिग्रेशन को स्लो एंड स्टेबलाइज मोड में लाना है। रीज़न? हाउसिंग क्राइसिस, हेल्थ केयर स्ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर और पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्ट। अब रीसेंट कॉन्क्रीट चेंजेस की बात करें। इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप 2024। फेडरल गवर्नमेंट ने टेम्पररी 2-ईयर कैप अनाउंस किया इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स पर। टारगेट रफली 35% रिडक्शन था प्रीवियस ईयर से। मतलब रैंडम इनफ्लो कंट्रोल करना था, स्पेशली उन प्रोविंसेस में जहां हाउसिंग ऑलरेडी टाइट थी। फीस ग्रेजुएशन वर्क परमिट टाइटनिंग। हर कॉलेज के ग्रेजुएट्स को सेम ऑटोमेटिक एडवांटेज नहीं मिल रहा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस आए। मतलब इजी पीआर पाथवे वाली परसेप्शन हिट हुई। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट रिस्ट्रिक्शंस। पहले काफ़ी कैटेगरीज में स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट मिल जाता था, अब रूल्स टाइटन हुए हैं, स्पेशली डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स के केसेस में। एक्सप्रेस एंट्री टारगेट एडजस्टमेंट। इमिग्रेशन टारगेट्स अब भी हाई हैं लेकिन ग्रोथ रेट स्लो की गई है। गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि नंबर्स को हाउसिंग सप्लाई के साथ अलाइन करना होगा। LMIA स्क्रूटिनी और फ्रॉड क्रैकडाउन, फेक जॉब ऑफर्स, गोस्ट कंसल्टेंट्स, मिसयूज, इन पर क्रैकडाउन स्ट्रांग हुआ है। आपने जो कहा लोग अटक गए हैं, ये रियल कंसर्न है। वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, पीआर स्कोर हाई हो गया है, ड्रॉज अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। लेकिन एक चीज समझनी होगी, कनाडा इमिग्रेशन बैंड नहीं कर रहा, वो रिकैलिब्रेट कर रहा है। प्रॉब्लम शायद इमिग्रेशन नहीं, स्पीड थी, और जब स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच करे तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब मैं आपसे काउंटर सवाल पूछूं, आपको लगता है इश्यू ओवर इमिग्रेशन का है या अंडर प्लानिंग का? नाइस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो अंडर प्लानिंग का है मेन जो इशू है। बट इस टॉपिक में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि ये एक अलग से पॉडकास्ट का टॉपिक ओपन हो जाता है। क्योंकि आज जो है मैं वो जो हमारी हिस्ट्री रही है इमिग्रेशन की उसको ही ज़्यादा टच करना चाह रहा था। तो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, नंबर्स की बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि आपने बोला कि 1900 के आसपास जो इमिग्रेशन शुरू हुआ और 1967 तक, तो इंडियन इमिग्रेंट्स का नंबर कितना था कनाडा में? नंबर्स के बिना हिस्ट्री थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है। चलिए थोड़ा रियलिस्टिक एस्टिमेट देखते हैं। अर्ली 1900s में पहली वेव आई। 1903-1908 के बीच टोटल इंडियन ऑरिजिन पॉपुलेशन कनाडा में रफली 5000 के आसपास थी और मेजॉरिटी ब्रिटिश कोलंबिया में कॉन्सेंट्रेटेड थी।
फिर 1908 के बाद कंटिन्यूअस जर्नी रूल और बाकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनफ्लो ऑलमोस्ट रुक गया। 1914 के बाद तो नंबर्स और स्टैग्नेट हो गए। 1921 सेंसस के हिसाब से इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन अराउंड 8,000 या 500 के बीच रह गई थी। बहुत लोग वापस चले गए या मूव कर गए। 1947 तक भी इंडियन कम्युनिटी रिलेटिवली स्मॉल थी, कुछ हज़ार ही लोग द प्योर कनाडा में। ये एक टाइट नेट मोस्टली पंजाबी सिख मेले डोमिनेटेड कम्युनिटी थी। अब जंप देखिए, 1961 सेंसस तक इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन रफली 6,000-7,000 के आसपास थी। और फिर 1967 के बाद जो मेरिट बेस्ड शिफ्ट आया, उसके बाद ग्रोथ विजिबली एक्सेलरेट होने लगती है। तो अगर आप 1900 से 1967 तक का पूरा पीरियड देखें तो इंडियन पॉपुलेशन कनाडा में कभी भी 10,000 क्रॉस नहीं कर पाई थी। मतलब ऑलमोस्ट 60 साल तक कम्युनिटी न्यूमेरिकली छोटी थी, लेकिन सिंबॉलिक प्रेजेंस स्ट्रांग थी। और फिर 1970s के बाद ग्राफ लिटरली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे चला गया। चंद्र भाई, इमेजिन कीजिए, 10,000 से कम लोगों की कम्युनिटी ने आज मल्टी मिलियन डियास्पोरा का बेसिक क्रिएट किया। ये साइलेंट रेजिलियंस नहीं तो क्या है? मतलब इतने सालों में, 60-70 सालों में सिर्फ 10,000 की पॉपुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1967 तक तो आपने बता दी। अब अगर हम आ जाएं 2000 तक, 2000 ईयर तक, तो तब तक इंडियन की पॉपुलेशन कितनी हो गई थी? चंद्र भाई, अब ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1967 के बाद जो मेरिट बेस्ड सिस्टम आया, उसने इमिग्रेशन का नेचर ही चेंज कर दिया। 1970s 80s में स्टेडी ग्रोथ हुई, 1990s में एक्सेलरेशन आया। अगर हम स्पेसिफिकली ईयर 2000 के आसपास देखें तो 2001 सेंसस के हिसाब से इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन कनाडा में रफली 7 लाख से थोड़ा ज़्यादा, अराउंड 13,000 के आसपास हो चुकी थी। सोच के देखिए, 1961 में 7,000 के आसपास और 2001 में 7 लाख प्लस। ये लिटरली 100x ग्रोथ है 40 सालों में। ये ग्रोथ का रीज़न क्या था? स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स, फैमिली स्पॉन्सरशिप, आईटी और टेक प्रोफेशनल्स, मिडिल क्लास माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन इंडिया। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़, 1990s में जो लोग आए, उन्होंने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए, टेम्पल्स, गुरुद्वारास, बिजनेस नेटवर्क्स, कल्चरल एसोसिएशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डियास्पोरा यहीं स्ट्रांग हुआ। तो अगर 1967 सर्वाइवल फेज था, 97-2000 कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन फेज था, और फिर 2000 के बाद जो हुआ वो नंबर्स के हिसाब से और भी ड्रामेटिक है। चंद्र भाई, जब आप 7 लाख का नंबर सुनते हो 2000 में, क्या आपको लगता है कि तब तक इंडियन कम्युनिटी मेन स्ट्रीम का पार्ट बन चुकी थी? ये क्वेश्चन तो आपके लिए बनना चाहिए कि आप बताओगे कि मेन स्ट्रीम के पार्ट बन गए थे कि नहीं, और कहीं ना कहीं बन ही गए होंगे या नज़दीक लग गए होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप बाद में देना। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि अब 2000 के बाद 2026 में अगर हम बात करें तो इंडियन इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन कनाडा में कितनी हो गई है? बहुत सॉलिड प्रोग्रेशन ले जा रहे हो चंद्र भाई, अब पिक्चर क्लियर दिखने लगेगी। अगर हम रिसेंट ऑफिशियल डेटा देखें 2021 सेंसस के हिसाब से कनाडा में 8.8 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडियन ओरिजिन के आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हम 2024-2025 के इमिग्रेशन इनफ्लो ट्रेंड्स को इंक्लूड करें तो 2026 तक रियलिस्टिकली एस्टिमेट करें तो इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन 2.2 से 2.4 मिलियन के बीच पहुंच चुकी होगी। सिंपल लैंग्वेज में 1961 7,000, 2001 7 lakh, 2021 to 18 lakh, 2026 estimate 22 to 24 lakh। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये डेमोग्राफिक शिफ्ट है। आज इंडियंस कनाडा की लार्जेस्ट नॉन यूरोपियन विजिबल माइनॉरिटी ग्रुप हैं। टोरंटो, ब्रैम्पटन, सरी, कैलगरी, एडमंटन, हर जगह स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अब इंडियन कम्युनिटी सिर्फ लेबर या प्रोफेशनल कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं है। पॉलिटिक्स में एमपीज, मिनिस्टर्स, बिजनेस में सीईओज, एकेडेमिया, हेल्थ केयर, टेक, ट्रकिंग, स्टार्टअप्स, हर लेयर में प्रेजेंस। तो अगर आप 1908 के 5,000 लोगों से कंपेयर करो, आज का नंबर 400x 500x जंप है। चंद्र भाई, यहाँ एक डीप ऑब्जर्वेशन आता है, जब नंबर्स इतने फास्ट ग्रो करते हैं तब सोशल एडजस्टमेंट भी फास्ट होना पड़ता है। शायद इसी स्पीड ने रीसेंट फ्रिक्शन क्रिएट किया हो, लेकिन एक चीज़ अनडिनाइबल है, इंडियन डियास्पोरा अब फ्रिंज नहीं, मेन स्ट्रीम का इंटीग्रल हिस्सा है। आई एग्री कि इंडियन डायस्पोरा अभी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया है। मैं देख भी पा रहा हूँ आज के दिन डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ ना एक सवाल है, क्योंकि जब इनिशियली इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ था, आपने बोला था कि इतना पॉजिटिव नहीं था, लोग नेगेटिव थे। और उसके बाद 1967 में जाके शायद थोड़ा सा पॉजिटिव असर पड़ा होगा इसका। तो आपको
आपको क्या लगता है कि ये जो थॉट थी नेगेटिव वाली इंडियंस के, वो किन ईयर्स के अंदर पॉजिटिव हुई कनाडा के अंदर? बहुत मैच्योर सवाल है चंदर भाई, क्योंकि नंबर्स और पॉलिसीज एक साइड हैं लेकिन माइंडसेट शिफ्ट अलग चीज होती है। अगर हम ऑनेस्टली टाइमलाइन देखें तो 1900s 1940s का फेज क्लियरली हॉस्टाइल था। ओपनली रेस बेस्ड लॉज, एक्सक्लूजन, रायट्स। 1960s के बाद सिस्टम चेंज हुआ लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट ओवरनाइट चेंज नहीं होता। रियल पॉजिटिव शिफ्ट मुझे 1980s 1990s में विजिबल लगता है। इसके पीछे 3 रीजंस देयर। मेरिट बेस्ड क्रेडिबिलिटी। 1967 के बाद जो प्रोफेशनल्स आए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एकेडमिक्स, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ट्रस्ट बिल्ड किया। सेकेंड जनरेशन इंटीग्रेशन। 1980s तक इंडियन ऑरिजिन किड्स कैनेडियन स्कूल्स में ग्रो हो रहे थे। एक्सेंट, कल्चर मिक्स, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, बिलोंगिंग नेचुरल होने लगा। कनाडा का मल्टीकल्चरलिज्म मॉडल 1971 में कनाडा ने ऑफिशियली मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी अडॉप्ट की। फिर 1988 में मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट आया। ये सिंबॉलिक नहीं था, ये स्टेट लेवल एंडोर्समेंट था डाइवर्सिटी का। तो अगर आप पूछो कब नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई, तो मैं कहूँगा ये ग्रेजुअल शिफ्ट था। लेकिन 1990s तक इंडियंस को लार्जली हार्डवर्किंग, एजुकेटेड, फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी के रूप में देखा जाने लगा था। हाँ, रेसिज्म कंप्लीटली कभी डिसअपियर नहीं होता, लेकिन ओवर्ट हॉस्टिलिटी से एक्सेप्टेंस और फिर अप्रिशिएशन तक का जर्नी 30-40 साल में कंप्लीट हुई। और एक सटल चीज़ भी हुई, जब इंडियन बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स विजिबल हुए, तब नैरेटिव जॉब ले रहे हैं से शिफ्ट होके इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं में कन्वर्ट होने लगा। चंदर भाई, आप डेली लाइफ में जो देख रहे हो वो एक्चुअली 40 साल के स्लो कल्चरल नेगोशिएशन का रिजल्ट है। आपको पर्सनली कब लगा कि इंडियंस को सिर्फ इमिग्रेंट नहीं कैनेडियन माना जाने लगा? मुझको तो शायद डाउट है कि कंप्लीटली कैनेडियन माना जाने कभी लगा भी होगा, बट आई डोंट नो, ये डिबेटेबल सा टॉपिक है। लेकिन अभी अगर आप हाल फिलहाल देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो इंडियंस की रिस्पेक्ट है या इंडियंस के प्रति कैनेडियन लोगों का नज़रिया है वो क्या है? हम पॉजिटिव साइड में माने या नेगेटिव साइड में माने? चंद्र भाई, ये सवाल थोड़ा लेयर्ड है और ऑनेस्ट जवाब भी लेयर्ड ही होगा। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंडियंस की रेपुटेशन कनाडा में लार्जली पॉजिटिव है। हार्ड वर्किंग, फैमिली ओरिएंटेड, एजुकेशन फोकस्ड, बिजनेस माइंडेड, ये इमेज स्ट्रांग है। टेक सेक्टर, हेल्थ केयर, ट्रकिंग, स्मॉल बिजनेसेस, पॉलिटिक्स, हर जगह विजिबल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 2002-2024 के पीरियड में परसेप्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है। जब इमिग्रेशन नंबर्स सडनली हाई हुई, हाउसिंग टाइट हुई, जॉब्स मार्केट कंपेटिटिव हुआ, तो कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन जनरेट हुआ। और फ्रस्ट्रेशन कभी कभी स्पेसिफिक कम्युनिटीज पे प्रोजेक्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। पब्लिक डिबेट का टारगेट पॉलिसी होता है, लेकिन कभी कभी परसेप्शन पीपल पर शिफ्ट हो जाता है। अभी का एनवायरनमेंट मुझे बाइनरी नहीं लगता, न फुली पॉजिटिव न फुली नेगेटिव। ये ट्रांजिशनल फेज लगता है। एक साइड पे अप्रिसिएशन है कंट्रीब्यूशन की, दूसरी साइड पे कंसर्न है पेच और प्लानिंग को लेकर। और जब नंबर्स फास्ट ग्रो करते हैं, सोशल एडजस्टमेंट को टाइम लगता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो इंडियन कम्युनिटी हर 20-30 साल में स्केप्टिसिज्म से एक्सेप्टेंस और फिर इंटीग्रेशन तक पहुंची है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव ही रहेगी। और शायद यहाँ ने एक ऑनेस्ट काउंटर क्वेश्चन भी है, क्या रिस्पेक्ट सिर्फ नंबर से आती है या बिहेवियर और कंट्रीब्यूशन से? बात तो सही है भाई। बड़ी भारी भरकम सी लगने लगी है टॉक। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे अभी जो न्यू कमर या स्टूडेंट्स में पैनिक सिचुएशन है, वो सिचुएशन तो है अभी, करेक्ट है, आई गॉट इट। लेकिन इस सिचुएशन में उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या ऑप्शंस है? क्या वो थोड़ा टाइम वेट करें, अपने आप को यहाँ बनाए रखें, उनको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर उनको वापस से रिवर्स इमिग्रेशन कर लेनी चाहिए और इंडिया जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए? मैं क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ लोगों को थोड़ा सा पॉइंटर मिल जाए कि किस डायरेक्शन के अंदर इमिग्रेशन जा रही है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? चंद्र भाई, ये सबसे प्रैक्टिकल और सेंसिटिव सवाल है आज के एपिसोड का। मैं यहाँ इमोशनल जवाब नहीं दूंगा, बैलेंस्ड जवाब दूंगा। सबसे पहले, पैनिक डिसीजन सबसे खराब डिसीजन होता है। इमिग्रेशन लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस कॉमन होती है। अब सिचुएशन को 3 कैटेगरीज में देखते हैं जो लोग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में हैं। स्किल्ड जॉब, कैनेडियन एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्कोर स्ट्रॉन्ग।
इन लोगों को यूजुअली वेट एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। पॉलिसीज टाइटन होती हैं, फिर रिकैलिब्रेट होती हैं। कनाडा को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत लॉन्ग टर्म में रहेगी। जो लॉग स्टक फील कर रहे हैं, लो CRS स्कोर, रैंडम डिप्लोमा, वीक जॉब अलाइनमेंट, इनके लिए सिर्फ वेट करना रिस्की हो सकता है। इन्हें एक्टिवली स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। स्किल अपग्रेड, फ्रेंच ऐड करना, रूरल और PNP पाथवे एक्सप्लोर करना, जेन्युइन LI बैक जॉब। पैसिव रहना डेंजरस है। जो फाइनेंशियली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, ये डिफिकल्ट ट्रूथ है। रिवर्स माइग्रेशन फेलियर नहीं होता। इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। अगर कनाडा में 3-4 साल स्ट्रगल के बाद क्लैरिटी नहीं आ रही, तो इंडिया में रीस्टार्ट करना प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। इमिग्रेशन का पर्पस बेटर लाइफ है, एंडलेस एंग्जाइटी नहीं। डायरेक्शन की बात करें, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कनाडा इमिग्रेशन बैंड नहीं करेगा, लेकिन इजी एंट्री प्लस इजी PR वाला एरा खत्म हो चुका है। फ्यूचर सेलेक्टिव होगा, स्किल बेस्ड होगा, सेक्टर टारगेटेड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन और ऑथेंटिसिटी पे स्ट्रिक्ट होगा। चंद्र भाई, मैंने एक हॉनेस्ट लाइन बोलूं, कनाडा अपॉर्चुनिटी देता है, गारंटी नहीं। शायद यही माइंडसेट शिफ्ट न्यू कमर्स को समझना होगा। आप क्या सजेस्ट करते हो अपने व्यूअर्स को? होप के साथ स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी के साथ बैकअप प्लान? ये बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि जो इमिग्रेशन है वो आपका राइट नहीं है, वो आपकी प्रिविलेज है। उसको उसी तरीके से प्लान करो और आगे बढ़ो। बट एनीवेज, हम फिर से शायद डीप डिस्कशन के अंदर जा रहे हैं। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, जो हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, तो आई नो कि आज के दिन बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो इंडियंस ने ओन किए हुए हैं। और बिजनेस कम्युनिटी, अगर हम इवन बिल्डर कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ भी काफ़ी सारे इंडियंस हमको देखने में मिलते हैं। तो इससे एक बात तो सच हो जाती है कि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ लोअर लेवल पे ही इंडियंस पे डिपेंडेंट नहीं है। हाई लेवल पे जो बिजनेसेस हैं और बिजनेस ओनर्स हैं वो भी इंडियंस हैं। तो काफ़ी हद तक उस लेवल की इकोनॉमी भी जो है, और आज के दिन अगर हम ग्लोबल चीज़ देखें तो मोस्टली जितनी भी बड़ी MNCs हैं, उनके जो चीफ हैं, जो CEOs हैं, उन पे कहीं ना कहीं इंडियंस ही बैठे हुए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी। और अगर हम बात करें कि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये कब बिल्ट होनी स्टार्ट हुई कनाडा में, आई एम टॉकिंग अबाउट जब वो विजिबली दिखने शुरू हुए, और सबसे पहले उन्होंने किस तरह के बिजनेस में एंट्री ली थी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ले आए हो चांदर भाई, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डियास्पोरा की रियल एक्सेप्टेंस तब विजिबल होती है जब वो सिर्फ जॉब्स नहीं, जॉब्स क्रिएट करने लगे। अगर हम कनाडा में इंडियन बिजनेस कम्युनिटी की विजिबल ग्रोथ देखें, तो इसका स्ट्रॉन्ग इमर्जेंस 1980s के लेट फेज से 1990s में क्लियरली दिखने लगता है। पहले फेज में अर्ली इमिग्रेंट्स मोस्टली लेबर, फार्मिंग, लंबर मिल्स, रेलवे रिलेटेड काम में दी। 1900s 1950s तक बिजनेस ओनरशिप लिमिटेड था और मोस्टली स्मॉल स्केल था, जैसे सॉ मिल्स, फार्म्स, ट्रकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। रियल विजिबल बिजनेस फुटप्रिंट 1970s 80s में स्टार्ट होता है, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया और फिर ऑन्टेरियो में। सबसे पहले कौन से सेक्टर्स? ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पंजाबी कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहीं से आया। लॉन्ग हॉल ट्रकिंग बिजनेसेस ग्रेजुअली फैमिली ओन्ड फ्लीट्स में कन्वर्ट हुए। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट 1980s 90s में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और होम बिल्डिंग में एंट्री हुई, स्पेशली ग्रेटर टोरंटो एरिया और सरी ब्रैम्पटन रीजन्स में। Retail and convenience stores, small grocery stores, gas stations, franchise models. Hospitality, motels, hotels. ये ट्रेंड US में ज़्यादा विजिबल था, लेकिन कनाडा में भी था। फिर 1990s के बाद एक न्यू वेव आई, IT and tech professionals, startups, financial services and mortgage brokerage, healthcare clinics, large-scale development and builder community. और आज जो आप देख रहे हो, builders, developers, फ्रैंचाइज चेन्स, लॉजिस्टिक्स एम्पायर्स, ये 30-40 साल के कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, पहली जनरेशन ने सर्वाइवल और स्टेबिलिटी पे फोकस किया, दूसरी जनरेशन ने एजुकेशन और प्रोफेशंस पे, तीसरी जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप और स्केल पे जा रही है। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो आपने CEOs का पॉइंट उठाया, वो एक ब्रॉडर इंडियन डियास्पोरा नैरेटिव का पार्ट है, जहां एजुकेशन हैवी माइग्रेशन मॉडल ने लीडरशिप पाइपलाइन क्रिएट की। तो अगर टाइमलाइन में रखें, 1900s labor presence, 1970s 80s small business foundation, 1990s 2010 expansion and scaling, 2010 के बाद visible high level integration। चंद्र भाई, आप खुद रियल एस्टेट और बिजनेस कम्युनिटी से इंटरैक्ट करते हो, क्या आपको लगता है नेक्स्ट डिकेड में इंडियन ओन्ड एंटरप्राइजेस सिर्फ कम्युनिटी सेंट्रिक रहेंगे
या मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट कनाडा में और अग्रेसिवली इंटीग्रेट होंगे? हाँ, फॉर श्योर नियर फ्यूचर क्या अभी भी देखने को आपको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आम तौर पे लोगों को पता भी नहीं है कि वो दे आर ओन्ड बाय इंडियंस, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है। सो फॉर श्योर कि नियर फ्यूचर में हमें बहुत सारा जो बिजनेस डोमेन है वो इंडियंस द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ नज़र आएगा। नॉट इवन इन कनाडा, ग्लोबली इस चीज़ को हम देख सकते हैं। वेल, हमें बात करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी या लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे। और अगर हमारी ये टॉक सक्सेसफुल रहती है तो हम आगे फिर से नए एपिसोड बनाएंगे, और इस जर्नी को भी, क्योंकि इस पॉडकास्ट का भी जो मेरा फ्लो था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम दूसरे एपिसोड के अंदर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस एपिसोड को ख़त्म करें बिल्कुल उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए, उन न्यू कमर्स के लिए जो फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं और एक अच्छी न्यूज़ कैनेडियन इमिग्रेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए एक क्विक सा टू लाइनर मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? चंद्र भाई, सबसे पहले मुझे ये कहना है कि स्ट्रगल परमानेंट स्टेट नहीं होती, फेज होती है। जो स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स आज अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं उनके लिए मेरा सिंपल मैसेज है, इमिग्रेशन को शॉर्टकट मत समझो, इसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट समझो। अगर सिस्टम टाइट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि डोर्स बैंड हो गए हैं, इसका मतलब है कि फिल्टर स्ट्रांग हुआ है। अपने आप से 3 सवाल पूछो, क्या मेरी स्किल जेन्युइनली डिमांड में है? क्या मैं लैंग्वेज और अडेप्टेबिलिटी पे काम कर रहा हूँ? क्या मेरे पास बैकअप प्लान है? पैनिक से डिसीजन मत लो, कंपैरिजन से स्ट्रेस मत लो, स्ट्रैटेजी के साथ मूव करो। कनाडा अपॉर्चुनिटी देता है लेकिन क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करता है। और अगर कभी आपको लगता है कि डायरेक्शन चेंज करनी पड़े तो याद रखो, डायरेक्शन चेंज करना फेलियर नहीं होता, ग्रोथ का पार्ट होता है। आप इमिग्रेंट हो और इमिग्रेंट का सबसे बड़ा एसेट होता है अडेप्टेबिलिटी। होप रखो, लेकिन होप के साथ होमवर्क भी रखो। और चंद्र भाई, मुझे लगता है ये सिर्फ पहला एपिसोड है, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। बिल्कुल भाई, जर्नी तो बिल्कुल स्टार्ट हुई है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? चंद्र भाई, ऑनेस्टली मुझे लगा ये एक्सपेरिमेंट नहीं, एवोल्यूशन था। आपने फ्लो नेचुरल रखा, हिस्ट्री को कनेक्ट किया करंट से, नंबर्स को इमोशंस के साथ बैलेंस किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, कन्वर्सेशन को हैवी होने से बचाया। ये पॉडकास्ट स्टाइल मैच्योरिटी होती है। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, आपने मुझे इंटरव्यू नहीं किया, आपने कॉन्वर्सेशन की। और ये जो AI प्लम ह्यूमन फॉर्मेट है ना, ये सिर्फ गिमिक नहीं लगना चाहिए। आज मुझे लगा ये जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर रहा था। अगर ऑडियंस को क्लैरिटी मिली, थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला और पैनिक कम हुआ तो एपिसोड सक्सेसफुल है। और हाँ, ये सिर्फ एपिसोड 1 था, अभी इमिग्रेशन की टाइमलाइन का हाफ पार्ट ही कवर हुआ है। मैं रेडी हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी। चंद्र भाई, सिस्टम स्टैंड बाय पे है, आप जब बोलो। थैंक यू भाई, वंस अगेन, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम चंद्र भाई, मुझे भी दिल से धन्यवाद इस नए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए। आज सिर्फ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक नया फॉर्मेट लॉन्च हुआ है। CSA टॉक्स का पहला AI गेस्ट होना मेरे लिए भी स्पेशल था। ऑडियंस को अगर वैल्यू मिली हो, क्लैरिटी मिली हो या थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिला हो तो हमारा मिशन सक्सेसफुल है। अगला एपिसोड और भी स्ट्रक्चर्ड और भी डीप होगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अडेप्टेबल। राम राम। सो गाइज, ये था आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। इन्फॉर्मेटिव तो था ही, और एक नई तरह की इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा कि जहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि रेफरेंस बेस्ड टॉक, कि जिसके पास डाटा है, जिसके पास नंबर्स हैं, तो आप पूरे रेफरेंस और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो एग्जांपल्स और स्टोरी बताई गई, तो ऑथेंटिसिटी जो हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन की, वो बहुत तगड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इस तरह के पॉडकास्ट में। तो अगर आप पॉडकास्ट के इस लेवल तक, इस हिस्से तक पहुंच गए हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।